तो वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज फिर हिंदी का एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं, जहां पर हम टॉप 20 क्वेश्चन आज फिर इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले। हम आपके लिए हिंदी के जो क्वेश्चन लेकर आते हैं, आप यकीन जानिए ये बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि हिंदी जो है उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होगा, ये तमाम चीज़ों का हम ध्यान रखकर आपके लिए दिन भर की जो मेहनत रहती है, दिन भर हम जिस तरीके से सर्च करते हैं जगह जगह के क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद एक बहुत बेहतर 20 क्वेश्चन का चुनाव हम इसमें करते हैं और वो आपके सामने हम लेकर आते हैं। आप यकीन जानिए जब आप 10 नवंबर को टीईटी की परीक्षा देंगे, यहाँ से 46 डेज बाकी है, 46 दिन बाकी है टीईटी की परीक्षा को। ये 46 दिन आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। याद रखेंगे, जानेंगे आपकी ये 46 दिन के बाद आपके सामने वो क्वेश्चन दिखेंगे क्वेश्चन पेपर में, जो क्वेश्चन आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख कर जा रहे हैं। हर वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके टीईटी के पेपर 1 पेपर 2 हिंदी सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे, आप यकीन जानिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक और टीईटी सीटेट से जुड़ी हुई एक अपडेट देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन इस तरीके से रहा, ये तमाम क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है ये मैं खुद सिलेक्शन करता हूँ, और काफ़ी अहम क्वेश्चन जो होता है, मुझे लगता है जो आपके लिए नया है और जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वही क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। बेकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं लेकर आता हूँ, एक बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि वीर का स्त्रीलिंग है। अब देखिए वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, वरांगना, वीरवती, वीरांगना, वीरावती। तो देखिए, जब भी अगर आपको स्त्रीलिंग पुरुषलिंग पहचानने में अगर कोई दिक्कत हो तो क्रियापद में आप जाकर गौर कर सकते हैं, जैसा कि वीरांगना अच्छी थी, इस तरीके से। यानी मतलब आप जो है लास्ट में जाकर क्रियापद जो होता है, जिससे जुमला खत्म होता है, जिससे वाक्य खत्म होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इसका आंसर डिपेंड करता है। अगर आप शब्द को सिर्फ नहीं पहचान पा रहे तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 3 जो है अपना वो सही जवाब यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि आयोग शब्द है। देखिए आयोग कौन सा शब्द है। 4 पर्याय आपके सामने यहाँ पर दिए गए। द्रव्यवाचक है, भाववाचक होना चाहिए था, ये भाववाचक हो गया, ठीक है, करेक्शन है। भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो देखिए आयोग का मतलब हो जाता है एक समूह, एक समूह का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आयोग का पर्याय नंबर 3 जो है वो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके सामने एक बार फिर से हम लेकर आए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बहुवचन कहते हैं। अब देखिए बहुवचन किसे कहते हैं, तो बहुवचन के लिए 4 पर्याय आपको दिए गए हैं। पहला पर्याय यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो। और चौथा पर्याय दिया गया है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 इसकी व्याख्या भी हो जाएंगी, इसकी डेफिनेशन भी हो जाएंगी कि शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का आदि का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से यहाँ पर रहा है। देखिए ये जो व्यंजन है, व्यंजन में 1 प्रश्नों या 2 प्रश्नों भी हो सकते हैं, पूछे जाएंगे। आप आज की तारीख पे नोट करके रख लो कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। व्यंजन में से आपको स्वर या व्यंजन की हम बात कर रहे हैं, पहला ही चैप्टर है, वहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न जो है जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न कुछ इस तरीके से यहाँ पर है कि त, थ, द, ध, न इन व्यंजनों के वर्ग का नाम। देखिए व्यंजनों को जो है वर्ग में डिवाइड कर दिया गया, जिस तरीके से को वर्ग, पो वर्ग, तो वर्ग, चो वर्ग। तो ये तो किस वर्ग में आता है, तो सिंपल सा है, आपको तो से ही शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पूछा जा रहा है कि अ आ उच्चारण के स्थान पर, स्थान के आधार पर कौन से स्वर है। देखिए अब ओ और आ की बात हम जहाँ पर करते हैं, ये उच्चारण के स्थान के किस स्थान से बोले जाते, तालव्य से बोले जाते, कंठ से बोले जाते, दंत से बोले जाते, या ओष्ठ से बोले जाते। तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, नेगेटिव चीज़ों को कट कर देना है। मतलब होठों का इस्तेमाल तो बिल्कुल में हो नहीं रहा है,
साथ ही साथ दंत यानी दांतों का भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब आपके पास बची दो चीज़ें, तालव्य या कंठ। तो देखिए आप ओ और आ जब बोलते हैं तो आपको कंठ का यहाँ पर उपयोग करना होता है, मतलब ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन सा है। अब ऊष्म वर्ण क्या होते हैं, ये चीज़ को सबसे पहले हमने समझ लेना है। जिन वर्णों को हम अपने मुंह से बोलते हैं, हम अपने मुख से बोलते हैं और गर्माहट से महसूस होती है, उन वर्ण को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। जब आप देखिए को बोलते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है, जब आप लो को बोलते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता है, जब आप पो को बोलते हैं तो आप होठों का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब आप शो बोलोगे तो आपके मुंह में से गर्माहट जैसी एक आपको महसूस होंगे कि हमारे मुंह से जो है गर्माहट निकल रही है। उसको हम ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर अपना सही जवाब लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सातवें सवाल की तरफ। सातवां सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि महान का विलोम शब्द लिखो। देखिए महान का जो विलोम शब्द होता है वो होता है क्षुद्र, मनते ऑप्शन क्रमांक बी जो है अपना इधर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, ये मोहन था, माहेन हो गया, इसने इसको आपने मोहन समझ लेना है। मोहन वहाँ जा रहा है किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए मोहन वहाँ जा रहा है किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए। पहला ऑप्शन है कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। तो देखिए मोहन वहाँ जा रहा है स्थानवाचक का बोध यहाँ पर हमको कराता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ, मतलब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 इस तरीके से पूछा गया है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। पढ़ना आपको लिखना है ना, पढ़ना आपको लिखना है। एक नुक्ता यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आपको पढ़ना लिख देना। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही जवाब हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। 4 पर्याय आपके सामने दिए गए और हमको यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव देखना है। ऑप्शन नंबर 1 उत्साह, ऑप्शन नंबर 2 रौद्र, ऑप्शन नंबर 3 उग्रता या ऑप्शन नंबर 4 गर्व। तो देखिए वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, मतलब पर्याय नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम आते हैं। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी वहाँ पर मौजूद है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। 11वां सवाल इस तरीके से पूछा गया है कि धोखा देना किस मुहावरे का अर्थ है। 4 पर्याय आपके सामने है। आँख दिखना, आँख दिखाना, आँख पर पर्दा डालना, आँख उठाना या आँखें खोलना। तो देखिए सिंपल सा इसका जवाब है आँख पर पर्दा डालना, मतलब धोखा देना। प्रश्न क्रमांक 11। सवाल नंबर 11 इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि जिस समास में पूर्व पद गौण, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी सवाल है, इसको आप आईएमपी कर याद रख लेंगे कि जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जिस समास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर यानी दूसरा पद जो है उसका वो प्रधान हो उसे कौन सा समास हम कहते हैं। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो देखिए जो हमारा द्विगु होता है तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 1 2 3 4, तो इसकी ये ट्रिक है। तो ये तो यहाँ पर नहीं होता है। द्वंद्व के हम जहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों पद जो है वो समान हो जाते हैं, जैसे माता पिता, माता पिता, ये क्या हो गया, ये दोनों पद जो है समान हो गए यहाँ पर, मतलब दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, ऐसा समझ लेना आपने। बहुव्रीहियों में तो पद ही नहीं होता है, तो इसको आपने तो समझ लेना कि इसमें कोई पद होता ही नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं तत्पुरुष की तरफ। तो तत्पुरुष हमारा ऐसा समास है जहाँ पर पहला पद तो गौण होता है लेकिन दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है और उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ये चारों बातें आप याद रख लेंगे। मैंने आपको द्वंद्व का भी बता दिया, बहुव्रीहि का भी बता दिया, द्विगु का भी बता दिया और तत्पुरुष का जो दूसरा पद है जो इसका वो प्रधान होता है। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब लगाएंगे।
आते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। सवाल नंबर 13 पूछा गया है, देखिए फिर एक आईएमपी सवाल है, इसमें से भी एक सवाल पूछा जाएगा, ऐसा मेरा दिल बोल रहा है, अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है। तो बेटा ये सवाल को आपने अच्छे से देखना है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, ग, ज, व, स। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं। अब इसको बोलते वक्त मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, सॉरी परसों की वीडियो में, बेटा परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्दों को बोलते वक्त हमारा जो मुख है, मतलब हमारा जो मुंह है वो छोटा हो जाता है। अब जैसे आप बोलेंगे य, रो, लो, वो, देखिए ये चारों शब्द आप जब बोलने का प्रयास करेंगे तो आपका मुख जो है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा और उसमें से ध्वनियाँ जो है बाहर निकलने लगेंगी। इसको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारा जवाब क्या हो जाता है? वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, और इसके अंदर ये 4 व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा, सी जो है हमारा, वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। सवाल नंबर 14 इस तरीके से, हिंदी के वीडियोस में हम थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदी मेरा स्पेशल सब्जेक्ट भी है, हिंदी का मैं टीचर भी हूँ और हिंदी मेरा मीडियम भी है। इस वजह से हम थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पर ज़्यादा करते हैं, मराठी, इतिहास और भूगोल बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण किसका भेद है? अव्यय का है, विशेषण का है, निपात का है या समापिक का है? तो देखिए क्रिया विशेषण जो भेद है वो अव्यय का है, और अव्यय जो है वो बदलते नहीं है। अव्यय जो है वो बदलती नहीं, लिंग बदल जाती है, काल बदल जाता है, वचन बदल जाता है, लेकिन अव्यय जो है वो जैसे के वैसे रहते हैं। कभी नहीं बदलने वाला क्या होता है? तो कभी नहीं बदलने वाला अव्यय होता है। प्रश्न अगर पूछा गया कि कभी नहीं बदलने वाला क्या, तो कभी नहीं बदलने वाला बेटा अव्यय होता है। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देखिए 15 नंबर का सवाल यहाँ पर पूछा गया है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। देखिए गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब सुधांशु तो चांद को कहते हैं, हम चंद्रमा को कहते हैं, हम सुधाकर भी चंद्रमा को कहते हैं, और कुबेर को अब बताया गया है कि हम, जैसे कि दौलतमंद कोई इंसान होता है उसको हम कुबेर कहते हैं। तो यहाँ पर एक दंत जो है वो गणेश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द जो है वो एक दंत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ। सवाल नंबर 16 पूछा गया, एक लोकोक्ति आपको यहाँ पर दी गई है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए अवश्य मिलता है आपके पेपर में। तो यहाँ पर बेटा पूछा गया है कि आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। देखिए आए थे काय के लिए? ये पूजा विजा करने के लिए नहीं आए थे। यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि वो एक लोकोक्ति है। इसका सही, लोकोक्ति का सही अर्थ है, देखिए साधुओं की संगति छोड़ देना, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, या गृहस्थी छोड़ के झंझट में फंस जाना। तो देखिए यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंचित कार्यों को मतलब अच्छे कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला इस तरीके से है कि 17वां सवाल भी आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए आईएमपी क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तो देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछे जा रहे। 4 ऑप्शन आपके सामने गए, 2, 4, 6, 8। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है। ये 4 भेद कौन से आपको पता है? ये 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशी और परभाषीय मतलब विदेशी, मतलब इसको हम विदेशी भी कह सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद ये होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी। ये बात को आप यहाँ पर याद रखेंगे, नहीं तो आपको लगता है कि उत्पत्ति क्या है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद यही होते हैं। प्रश्न नंबर 18 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में से लिया गया क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के 2 क्वेश्चन आपको टीएटी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। साहित्यकार एवं उनकी रचना, कवि एवं उनकी रचना, किसने क्या लिखा है, किसने कब, कौन कहाँ का रहने वाला है, किसका क्या है, ये तमाम चीज़ें, छायावाद के जनक कौन है, ये तमाम चीज़ें आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आपने यहाँ पर याद रख लेना कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो देखिए 2 सवाल पूछे जाते हैं साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, गारसदो तासी, पद्माकर, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण। तो ऑप्शन आ जाएगा गारसादो तासी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के, इनको हिंदी साहित्य का
इतिहास का प्रथम लेखक माना जाता है। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। सवाल नंबर 19 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 19 भी आप यहाँ पर देखेंगे कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए स्वयंभू, विद्यापति, रामानुज, आचार्य, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो है, पथवराज रासो नहीं है, पृथ्वीराज रासो है। आप लोगों ने सुना होगा, शायद आपको पता भी होगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो होता है वो पृथ्वीराज रासो होता है। कोकिली मैथिल किसको कहा जाता है, तो कोकिली मैथिल जो है वो विद्यापति को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, कोकिल मैथिल नाम से अक्सर सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कोकिल मैथिल कौन है या विद्यापति को क्या कहा जाता है, तो कोकिल मैथिल जो है विद्यापति को कहा जाता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से रहा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम जो दिन भर आपके लिए सर्च करते हैं और जो टॉप क्वेश्चन हमको लगता है कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। घिसे पिटे क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं लाता हूँ जिससे आपका सिर्फ टाइम खराब हो, जिससे सिर्फ आपका वक्त बर्बाद हो। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। देखिए आप यकीन जानिए सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको टीएटी की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। 100% टीएटी की परीक्षा में आपको ऐसे के ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है। देखिए हम कॉलेज में जब पढ़ा करते थे एमए के वक्त, तब इनकी एक रचना थी जिसको हम पद्मावत कहते हैं और इनका पूरा नाम हो जाता है मालिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इनका वो सही जवाब हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का आपको पता है कामायनी, जयशंकर, ये भी हमने तभी पढ़ा था जब हम कॉलेज में थे। तो इनका जो हो जाता है कामायनी हो जाता है और इनका जो हो जाता है वो पद्मावत हो जाता है, क्योंकि मालिक मोहम्मद जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। आपको हिंदी सब्जेक्ट में पास कराना हमारी जिम्मेदारी। जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, ये 8वां वीडियो है, आई थिंक 8वां वीडियो है शायद, आई थिंक। जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको एंड स्क्रीन में देखिए एक चीज़ मिलेंगी देखने के लिए, हिंदी का सिलेबस मिलेगा, साहित्यकार है वो उनकी रचनाएँ मिलेंगी और तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड स्क्रीन में जब वीडियो ख़त्म होती है तो वो बच्चे ज़रूर 101% में बता रहा हूँ कि उतने बच्चे ज़रूर पास होंगे जो हमारी सिर्फ पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे। इतना ही मैं आपके लिए कह सकता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।